1,500-2,000 मोबाइल टावर उखाड़ने से किसानों को क्या फायदा होगा? क्या सिम के बहिष्कार करने से किसानों की एमएसपी को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा? क्या स्वदेशी ब्रांड जैसे पतंजलि को कमजोर करने से किसान संपन्न हो जाएंगे? कड़कड़ाती ठंड में जब मैं अपने परिवार के साथ किसानों का साथ देने दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर इलाके पर गया, तब भी इन सवालों को अनदेखा करता रहा। लेकिन अब मुझसे न हो पाएगा। जानते हैं क्यों? पहले इन तीनों तस्वीरों को देख लीजिए। इन तीनों तस्वीरों में किसान तो हैं, आंदोलनकारी भी हैं, लेकिन इन तीनों के हाथों में एक विशेष प्रकार का झंडा है। अब इस झंडे में ही किसान आंदोलन का एजेंडा छिपा है। इस एजेंडे का पर्दाफाश करना हो तो आपको वर्तमान के साथ अतीत में भी जाना पड़ेगा, इतिहास खंगालने पड़ेंगे, और जैसे ही कड़ियां जुड़ने लगेंगी तो आप एक खतरनाक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली में बैठे इस किसान आंदोलन के मुख्य किरदार अब लाल झंडे वाले ये लेफ्टिस्ट खुलकर सामने आ गए हैं। आप इस लाल झंडे का इतिहास देखिए। 1959 में जब चीन ने भारतीय जमीन नेफा और लद्दाख पर घुसपैठ की, तब भी वामपंथी दलों ने चीन की कोई निंदा नहीं की और इसे मामूली सीमा विवाद बताया था। यही नहीं, तिब्बत पर जब चीन ने कब्जा किया, नरसंहार किया, तो सीपीआई ने उसकी भी प्रशंसा की। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लेफ्टिस्टों ने किस प्रकार देश को धोखा देकर चीन का साथ दिया, यह हम सबको पता है। इन लाल झंडे वालों ने देश के जवानों को खून तक देने से मना कर दिया था। पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे लेफ्ट नेता ज्योति बसु ने तब चीन का समर्थन करते हुए कहा था, चीन कभी हमलावर हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, हाल ही में गलवान में चीन के साथ खूनी भिड़ंत के समय भी कम्युनिस्टों का रवैया भारत विरोधी रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बांग्ला मुखपत्र गणशक्ति ने अपने पहले ही पन्ने पर भारतीय सेना के बलिदान का माखौल उड़ाते हुए उन्हें ही दोषी ठहराया। अब देखिए इस किसान आंदोलन में लेफ्ट और माओवादी क्या गुल खिला रहे हैं। 10 दिसंबर को बीकेयू एकता उग्रहान ग्रुप के किसानों ने मांग रखी कि कोर्ट द्वारा जेलों में बंद किए गए सुधा भारद्वाज, वेर्नॉन गोंजाल्वेस और वारवरा राव को रिहा किया जाए। इन लोगों की देशद्रोही हरकतों से आप जरूर परिचित होंगे। और हाँ, इन पोस्टरों में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई की भी मांग की गई। अब इन लाल झंडे वालों की असली हरकत पर आइए। इन्होंने अपने एजेंडे में कांग्रेस को भी शामिल कर लिया है। आज भी गलवान में खूनी भिड़ंत के बाद लेह लद्दाख में क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। भारतीय सैनिक विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में लाल झंडे वालों की मदद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने की है। इन लाल झंडे वालों ने पंजाब में कांग्रेस सरकार की मदद से देश के सैनिकों तक रसद पहुंचाने को रोकने का कार्य किया है। रेलवे ट्रैक खाली कराने के बजाय पंजाब में किसानों को भड़काया गया और ट्रेनों को रोकने के लिए उकसाया गया। इससे सैनिकों तक रसद पहुंचाने में भारतीय सेना को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क में चीनी कंपनी हुएई का वर्चस्व है। सिर्फ भारत की कंपनियां ही उसे टक्कर दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ये लाल झंडे वाले चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान आंदोलन की आड़ में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भारतीय कंपनियों के खिलाफ न केवल माहौल बना रहे हैं, बल्कि उनके टावर तक तोड़ रहे हैं, सिम का बहिष्कार कर रहे हैं, ताकि चीन की कंपनी हुएई को फायदा पहुंच सके। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, तब भारतीय प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाने वाले लोग कौन हो सकते हैं?
ये किसी से छिपा नहीं है कि मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाकर किसे फायदा दिया जा रहा है। भारतीय कंपनी के टावरों की तोड़फोड़ में लाल झंडे के हमदर्द कांग्रेसी नेता भी शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आंदोलन में शामिल क्रांतिकारी किसान यूनियन के संस्थापक, स्टेट प्रेसिडेंट और माओवादी नेता डॉक्टर दर्शन पाल किसानों को रिलायंस के खिलाफ भड़का रहे हैं, जबकि किसान आंदोलन का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि कृषि कानूनों की आड़ में भारतीय कंपनियों, स्वदेशी उत्पादों का भी विरोध किया जा रहा है। भारतीय योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में बाबा रामदेव का कितना योगदान है, ये सभी को पता है। बाजार में उनके प्रोडक्ट के आते ही विदेशी कंपनियों में खलबली मच गई थी। ऐसे में स्वदेशी उत्पादों के बहिष्कार से किस देश की कंपनी को फायदा मिल सकता है, ये जरूर सोचिएगा।